हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम BHDC 131 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। टोटल जो मार्क्स रहेंगे इस क्वेश्चन पेपर में वो 100 है। जो यहाँ पे ये नोट मेंशन है, इस नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये पढ़ के देखिए, अभी इस नोट में बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर में से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 5 है, वो 20 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, हिंदी सूफी प्रेम काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालिए। जो हिंदी सूफी प्रेम काव्य है उनकी जो उसकी जो परंपराएं हैं उस पर हमें एक्सप्लेन करना है, उन परंपराओं को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफी प्रेम कविता एक महत्वपूर्ण धारा रही है। यह परंपरा मुख्यतः 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य था भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। मतलब सूफी जो कविताएं हैं, प्रेम कविताएं, उसमें मेन जो मोटिव था इनका वो ये था कि भक्ति और प्रेम के द्वारा जो है भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ओके, सूफी प्रेम कविताओं के मुख्य तत्व। पहला है प्रेम और भक्ति। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना। उनके काव्य में प्रेम एक गहन, अद्वितीय और पवित्र भावना के रूप में प्रस्तुत होता है। सेकंड है आध्यात्मिक एकता। सूफी कवियों ने भौतिक और आध्यात्मिक प्रेम को एक माना है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम मानव और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटाता है। थर्ड है प्रेमिका का प्रतीक। कई सूफी कवियों में प्रेमिका और प्रियतम को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। यह प्रतीकात्मा इस धारणा को मजबूत करती है कि प्रेमिका के प्रति समर्पण वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण है। फोर्थ है तत्वमीमांसा और रहस्यवाद। सूफी कवियों ने अपने काव्य में तत्वमीमांसा और रहस्यवाद का प्रयोग किया है। उनकी रचनाएं गूढ़ और गहन अर्थों पर से भरपूर होती है। फिफ्थ है लोक भाषा का प्रयोग। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में जन भाषा का प्रयोग किया है जिससे उनकी कविताएं आम जनमानस तक पहुँचे। प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से रहे हैं? प्रमुख सूफी कवियों में सबसे पहला नाम आता है कबीर का और दूसरा नाम आता है रैदास का, फिर आते हैं बुल्ले शाह। कबीर ने सूफी और भक्ति काव्य की परंपराओं का समन्वय किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति का अद्वितीय मिश्रण है। रेदास की कवियों में भी सूफी प्रेम की गहरी छाप दिखाई देती है। उन्होंने ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पाने का संदेश दिया है। बुल्ले शाह। पंजाबी सूफी कवि बुल्ले शाह ने अपनी रचनाओं में प्रेम और भक्ति और समाज की बुराइयों पर प्रहार किया है। हिंदी सूफी प्रेम कविताओं ने भारतीय साहित्य को एक समृद्ध और गहन परंपरा दी है जो अभी भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यह परंपरा केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, सूफी जो कविताएं थी, सूफी जो परंपरा थी, उसमें मेन मोटो क्या था? मेन उनका कोर ये था कि प्रेम और भक्ति को वो दर्शाते थे। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पित है तो इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है। प्रेमिका को या प्रेमी को ईश्वर के रूप में माना गया है। और इसमें जो है सूफी कविताओं में मेनली लोक भाषा, जो नॉर्मल लैंग्वेज लोग बोलते थे, उनका यूज़ किया गया है। और मतलब जो प्रमुख सूफी कवि यहाँ पे रहे वो सबसे पहला तो नाम कबीर का आता है। जो कबीर जो है वो भक्ति के साथ उन्होंने सूफी जो परंपराएं हैं उनको ऐड किया है। ओके, और फिर उनके बाद रेदास की जो कविताएं थी उनमें भी सूफी प्रेम की छाप दिखाई देती है।
थर्ड आते बुल्ले शाह। बुल्ले शाह सोदाई एक गाने में लाइन है, अगर तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सोदाई। मतलब वो एक बुल्ले शाह जो थे वो कवि थे, पंजाबी कवि थे, जिन्होंने सूफ़ी जो है मतलब कविता, सूफ़ी कवि थे, जो कि अपनी रचनाओं के थ्रू, जो उनकी क्रिएटिविटी थी उनके थ्रू जो है प्रेम, भक्ति और समाज की बुराइयों पर प्रहार करते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के उदय, वेट फॉर अ मिनट, यस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा मतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, भक्ति आंदोलन जब हुआ उसके लिए जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने क्या अपने व्यक्त दिए, अपने क्या पॉइंट्स दिए, अपने क्या विचार दिए, उनका उल्लेख करना है। ओके, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मत इस प्रकार है। सबसे पहला जो मत है वो स्वामी विवेकानंद का है। यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने भक्ति आंदोलन को भारतीय समाज में आत्मिक जागरण का महत्वपूर्ण चरण माना। उनके अनुसार यह आंदोलन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक समता और व्यक्तिगत मुक्ति का साधन भी था। विवेकानंद ने भक्ति को आत्म परिष्कार और सर्वजन हिताय के रूप में देखा है। मतलब स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग ये था कि अगर भक्ति आंदोलन चल रहा है ना, तो भक्ति आंदोलन से जो लोग हैं वो सिर्फ मतलब ये नहीं है कि भक्ति की तरफ ही जाएंगे, उनकी एक आत्मा में एक नई जागृति आएगी, एक नई चेष्टा आएगी कि जिन्हें उनसे पता चले कि हाँ, भक्ति तो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बट एक सामाजिक सुधार भी और सामाजिक एकता भी जो है वो बढ़ती दिखाई देती स्वामी विवेकानंद को। ओके, चलिए अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी ने भक्ति आंदोलन के प्रभाव को सामाजिक न्याय और जातिवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में देखा। उन्होंने संत कबीर, संत तुलसीदास और अन्य भक्ति कवियों के समाज सुधारक माना, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जाति प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी के अनुसार भक्ति आंदोलन जो था वो एक सामाजिक न्याय और जो जातिवाद, कास्ट सिस्टम जो चल रहा था उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखा। उन्हें ये लगा कि अगर ये भक्ति आंदोलन चल रहा है तो इससे समाज में न्याय, मतलब इक्वालिटी और मतलब पोजीशनिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो जातिवाद की प्रथा है उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग छुआछूत को मानते थे उसको हटा के लोग एकजुट होकर भक्ति आंदोलन में आगे आएंगे। ओके, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो संत कबीर है, संत तुलसीदास है, या जो भी कवि जो मतलब भक्ति आंदोलन में अपनी कविताएं शामिल कर रहे हैं, वो एक समाज सुधारक है, जो समाज को अच्छा बना रहे, जिससे कि जो जाति प्रथा, कुप्रथा और अंधविश्वास है उसको मिटाया जा सकता है हमारे देश से। ओके, चलिए अब बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अब भक्ति आंदोलन को भारतीय संस्कृति और साहित्य का पुनर्जागरण माना। उनके अनुसार भक्ति कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, करुणा और आत्मिक एकता के संदेश का प्रचार किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। ठाकुर ने भक्ति काव्य की भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण गुणवत्ता की सराहना की है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के अकॉर्डिंग जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक न्यू वर्जन है, पुनर्जागरण है। उनके अकॉर्डिंग जो है भारतीय कवियों ने जिन्होंने भी अपनी रचनाएं दी है, उन्होंने एक तरह से प्रेम, करुणा और आत्मिक एकता का संदेश किया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय समाज में एकता और समन्वय की भावना का प्रमुख कारक माना है। देखिए, आप जितने भी महान विद्वानों की बातें समझ रहे हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि इससे भक्ति आंदोलन से क्या हो रहा है कि समाज में सुधार आ रहा है, जातिवाद हट रहा है और एक सामाजिक एकता हो रही है। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही बोल रहे हैं कि समन्वय की भावना का
मुख्य कारण है। ओके, जिससे समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित होगी। रामचंद्र शुक्ल जी का पॉइंट देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग माना है। कौन सा युग माना है? स्वर्ग युग। रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय साहित्य का शुक्ल युग है। ओके, उनके अनुसार इस काल में साहित्य में विचारों की व्यापकता, भावनाओं की गहराई और भाषाई सौंदर्य का उच्चतम स्तर देखने को मिलता है। शुक्ल ने इसको एक समाज सुधारक आंदोलन के रूप में देखा, जिसने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। ओके, तो ये सभी जो है विद्वानों के जो हमारे मत थे वो हमने पढ़े। अब इन मतलब सबके अकॉर्डिंग यही है कि ये जो भक्ति आंदोलन है कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगा, फ़ायदा ही देगा समाज को। एक एकता आएगी, एक समग्रता आएगी, समन्वय आएगा और लोग अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसमें भक्ति के किस स्वरूप को दिखाया जा रहा है, किस रूप को दिखाया जा रहा है, उसको स्पष्ट करना है। कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति का स्वरूप अत्यंत गहन और बहुआयामी होता है। कृष्ण भक्ति काव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य धाराओं में से एक है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति की जाती है। यहाँ इस काव्य में भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। प्रेम और अनुराग। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख तत्व प्रेम है। भक्त श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अनुराग से ओतप्रोत होते हैं। यह प्रेम व्यक्तिगत और अनन्य है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का संबंध आत्मिक और गूढ़ होता है। जैसे कि सूरदास और मीराबाई की रचनाओं में प्रेम की गहराई और भावुकता स्पष्ट होती है। जो प्रेम और अनुराग है वो भक्ति काव्य में दिखाया गया है, श्री कृष्ण के भक्ति काव्य में। और यहाँ पे जो प्रेम है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है भक्त और भगवान के बीच में। ओके, समर्पण और श्रद्धा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समर्पण और श्रद्धा। भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण, अपने आप को न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना। भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण निस्वार्थ होता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रत्याशा या लाभ की भावना नहीं होती। सूरदास की पदावली और मीराबाई के भजनों में इस समर्पण की भावना स्पष्ट देखी जा सकती है। लीला और बाल्य भाव। यहाँ पे श्री कृष्ण भक्ति काव्य में लीला और बाल्य भाव भी देखा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन एक प्रमुख तत्व है। कृष्ण के बाल्यावस्था की लीलाओं से लेकर उनकी रास लीलाओं तक इन सभी का वर्णन भक्तों के हृदय में आनंद और प्रेम की अनुभूति कराता है। बाल्य भाव के माध्यम से भक्त श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, जैसे सूरदास की बाल लीला वर्णन में देखा जा सकता है। आत्मिक एकता। कृष्ण भक्ति में आत्मिक एकता का भी महत्व है। भक्त और भगवान के बीच की यह एकता दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह एकता व्यक्ति को आत्मसंवेदना और परमात्मा से जोड़ती है। सामाजिक सुधार। कृष्ण भक्ति काव्य सामाजिक सुधार का भी संदेश देता है। इस काव्य में जाति पाति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश दिए गए हैं। सूरदास और कबीर जैसे भक्तों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में समरसता और समानता का संदेश दिया है। सरल और सजीव भाषा। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरल और सजीव है और हृदय स्पर्शी है।
इस काव्य में भावों की अभिव्यक्ति सरल और सहज भाषा में की जाती है, जिससे यह आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। कृष्ण भक्ति काव्य ने भारतीय साहित्य में भक्ति के इस स्वरूप को नई दिशा दी है, जो आज भी साहित्य प्रेमियों और भक्तों के हृदय में जीवित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। राम भक्ति काव्य में अभिव्यक्त समन्वय साधना को स्पष्ट कीजिए। जो राम भक्ति काव्य है उसमें जो समन्वय साधना है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको स्पष्ट करना है। राम भक्ति काव्य में अभिव्यक्त समन्वय साधना का तात्पर्य राम और उनके प्रति भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। राम भक्ति काव्य में यह साधना कई रूपों में व्यक्त होती है। देखिए, हम पूजा करते रह रहे हम पूजा करके ये सोचते हैं, भगवान से मांगते हैं कि ना मैं कल एरोप्लेन चलाऊं, ओके, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मुझे एरोप्लेन चलाना है। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने धार्मिक और अपने अंदर ये तो विश्वास बना लिया कि आप एरोप्लेन चला पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा, राइट? तो वो होता है एक नॉर्मल लाइफ, नेचुरल लाइफ। तो जो राम भक्ति काव्य है उसमें समन्वय साधना का तात्पर्य ये है कि भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में संतुलन कैसे बनाए। ओके, धार्मिक और आध्यात्मिक समन्वय। राम भक्ति काव्य में धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राम को भगवान के रूप में पूजने के साथ साथ उनके जीवन के गुणों का अनुसरण और करते हुए भक्त स्वयं को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस में राम के आदर्श चरित्र का वर्णन करते हुए भक्तों को धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा दी जाती है। सामाजिक और नैतिक समन्वय। राम भक्ति काव्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी पोषण करता है। राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से आदर्श समाज और नैतिक जीवन की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है। राम राज्य का उदाहरण देते हुए तुलसीदास ने एक ऐसा समाज चित्रित किया है जिसमें सभी लोग समानता, न्याय और भाईचारे के साथ रहते हैं। यह समन्वय साधना समाज में व्याप्त बुराइयों और असमानता के खिलाफ भी संदेश देती है। व्यक्तिगत और सामूहिक साधना। राम भक्ति काव्य में व्यक्तिगत और सामूहिक साधना का भी समन्वय देखा जा सकता है। व्यक्ति अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करता है, वहीं सामूहिक रूप से भी भक्ति का अभ्यास किया जाता है। रामलीला और रामकथा जैसे धार्मिक आयोजन सामूहिक भक्ति के उदाहरण है, जहाँ समाज एकजुट होकर राम की लीलाओं का स्मरण करता है और उनसे प्रेरणा लेता है। भावनात्मक और बौद्धिक समन्वय। राम भक्ति काव्य में भावनात्मक और बौद्धिक समन्वय का भी महत्व है। भक्त राम के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन साथ ही उनके गुणों और आदर्शों को समझना और उनके पालन करने की भी कोशिश करते हैं। इस प्रकार राम भक्ति काव्य में भक्ति के भावनात्मक पहलू और बौद्धिक साधना का समन्वय किया जाता है। लोक भाषा का उपयोग। राम भक्ति काव्य में लोक भाषा का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण समन्वय साधना है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिससे यह काव्य आम जनमानस तक पहुंच सका और समाज के विभिन्न वर्गों में भक्ति की भावना का प्रचार कर सका। इस प्रकार राम भक्ति काव्य में अभिव्यक्त समन्वय साधना धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, व्यक्तिगत, सामूहिक और भावनात्मक और बौद्धिक पहलुओं में संतुलन और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। यह साधना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उन्नति और कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रीति काव्य का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक वर्ग के कवियों का
कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। जो रीति काव्य है उसका वर्गीकरण कीजिए पहले, और हर एक वर्ग के जो है कवि जो है उनका नाम का उल्लेख कीजिए। देखिए आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, रीति काव्य, रीति काव्य, स्पेलिंग गलत है, ये मात्रा इधर आएगी। ओके, पहले इसका वर्गीकरण करो, फिर वर्गीकरण मान लीजिए ए और बी और सी में आपने वर्गीकरण कर दिया, फिर इनके कवियों का भी नाम उल्लेख करना है, हर एक वर्ग के कवियों का नाम का उल्लेख करना है। ओके, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में रीतिका काव्य, हिंदी साहित्य में रीतिका काव्य या रीति काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहला जो वर्ग है वो श्रृंगारिक या प्रेम रस काव्य है। कौन सा काव्य है, श्रृंगारिक और प्रेम रस काव्य। फिर दूसरा है वीर रस काव्य, फिर तीसरा है भक्ति रस काव्य, फोर्थ है नीति काव्य, फिफ्थ है प्रकृति काव्य, सिक्स्थ है वर्णनात्मक काव्य। ओके, तो हर एक काव्य के वर्ग को पढ़ेंगे, फिर उनके जो कवि है उनका नाम बताएंगे। सबसे पहले है श्रृंगारिक या प्रेम रस काव्य। श्रृंगारिक काव्य में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन प्रमुख होता है। इस वर्ग के कवि नायक नायिका भेद, प्रेम के विविध रूपों और श्रृंगार के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन करते हैं। भूषण का काव्य विशेष रूप से वीर रस और श्रृंगार रस से विभक्त है। कवि प्रिया का केशवदास ने श्रृंगार रस को विशेष रूप से अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। बिहारी ने बिहारी सतसई में श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन किया है। कविंद्राचार्य सरस्वती, इनका काव्य भी श्रृंगार रस पर आधारित है। फिर दूसरा है वीर रस काव्य। दूसरा वर्ग कौन सा है, वीर रस काव्य। वीर रस काव्य में वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन होता है। इस वर्ग के कवि नायकों को शौर्य और वीरता का गुणगान करते हैं। भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य वीर नायकों की वीरता का वर्णन किया है। जगनिक का काव्य में आल्हा खंड जैसे वीर रस से उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। केशवदास ने भी वीर रस में रचनाएं की है। भक्ति रस काव्य, तीसरा वर्ग कौन सा है, भक्ति रस वर्ग काव्य। ओके, भक्ति रस काव्य में भक्ति काल की भावना और ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन होता है। सबसे पहले जो कवि यहाँ पे आते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम भक्ति का अद्वितीय वर्णन किया है। कबीर ने अपने दोहों और भजनों के माध्यम से भक्ति काव्य का अभिव्यक्ति की है। अरे कबीर के तो किसने नहीं दोहे पढ़े होंगे, हमें 6th क्लास से पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो मेनली जो कबीर जो थे वो भक्ति रस काव्य का उपयोग करते थे। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में डूबे हुए अपने पदों का सृजन किया है। ओके, चलिए फोर्थ जो वर्ग है वो हमारा है नीति काव्य। नीति काव्य और नीति और नैतिक शिक्षा का वर्णन होता है। इस वर्ग के कवि समाज के नैतिक मूल्य और नीति का शिक्षा देते हैं। विजय कवि ने अपने काव्य में नीति और जीवन के उच्च मूल्यों का वर्णन किया है। बिहारी सत्संग में भी नीति का उल्लेख मिलता है। फिफ्थ है प्रकृति काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतु और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन होता है। पदाकर ने अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्य और ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। घनानंद ने भी प्रकृति के विभिन्न रूपों का अपने काव्य में वर्णन किया है। 6th है वर्णनात्मक काव्य। इस वर्ग में काव्य का वर्णनात्मक रूप होता है जिसमें घटनाओं और दृश्यों का विशद वर्णन किया जाता है।
केशवदास जो एक कवि थे, केशवदास ने अपने काव्य में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। चंद्रभानु भारती ने भी अपने काव्य में विस्तृत वर्णन किया है वर्णनात्मक काव्य का। रीति काव्य में ये विविध धाराएं हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनसे भारतीय संस्कृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का समग्र चित्रण होता है। चलिए अब 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। घनानंद की काव्यगत विशिष्टता का उल्लेख कीजिए। घनानंद जो है उनकी जो विशिष्टताएं थी उनका उल्लेख करना है। एक कवि थे जिनकी जो है मतलब स्किल्स को इम्पोर्टेंट जो स्किल्स थी उनके बारे में बताना है। ओके, घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से काल के कवि है। तो जो घनानंद है वो हिंदी साहित्य में रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि है। उनकी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता होती थी। ओके, घनानंद कौन से जो रस है उसका यूज़ करते थे? श्रृंगार रस का उपयोग करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ मैं ये जो है घनानंद की विशेषताएं है। पहला, श्रृंगार रस की प्रधानता। घनानंद का मेनली जो फोकस रहता था वो रहता था श्रृंगार रस पे। घनानंद की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। उन्होंने नायक नायिका भेद, प्रेम के विभिन्न रूपों और श्रृंगार के विविध रंगों का सजीव और सुंदर वर्णन किया है। उनकी कविताओं में प्रेम की कोमलता, माधुर्य और भावुकता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण। घनानंद ने अपनी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों, ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यावली का विवरण बड़े ही मनोहारी ढंग से किया है। उनकी कविताओं में प्रकृति का प्रेम और अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तीसरा है उनका इम्पोर्टेंट स्किल, अलंकार का उपयोग। घनानंद की कविताओं में अलंकार का सुंदर प्रयोग होता था। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग कर अपनी कविताओं को सजीव और आकर्षक बनाया है। उनके अलंकारिक प्रयोग से उनकी कविताओं की सौंदर्यवर्धकता और बढ़ जाती है। 4th है भाव प्रवणता। घनानंद की कविताओं में भाव प्रवणता का विशेष महत्व है। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई और उनके सजीव अभिव्यक्ति होती है। उनकी कविताएं पाठकों को भाव विभोर कर देती है और प्रेम के विभिन्न आयामों को अनुभव कराने में सक्षम होती है। भाषा की शैली। घनानंद की भाषा सरल, सजीव और प्रवाहपूर्ण होती है। उन्होंने ब्रिज भाषा में अपनी कविताओं की रचना की है जो उस समय में लोकप्रिय काव्य भाषा थी। उनकी शैली में सहजता, सरलता और प्राकृतिक और समावेश होता है। जैसे उनकी कविताएं पाठकों को आसानी से आकर्षित कर लेती है। नायिका वर्णन। घनानंद की कविताओं में नायिका का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता था। उन्होंने नायिका के सौंदर्य, उसके गुणों और उसकी भावनाओं का विस्तृत वर्णन और सुंदर वर्णन किया है। उनकी नायिकाएं प्रेम, सौंदर्य और सजीवता का प्रतीक होती थी। भावनाओं का संतुलन। घनानंद की कविताओं में भावनाओं का संतुलन होता है। उन्होंने प्रेम की उन्मुक्तता और उसकी मर्यादा दोनों का संतुलित वर्णन किया है। उनकी कविताओं में प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इन विशिष्टताओं के कारण घनानंद का काव्य हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी रचनाएं आज भी प्रेम और सौंदर्य के सजीव उदाहरण के रूप में पढ़ी और सराही जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए 7th क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस दिए गए, 10 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से कि आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन हम सोल्व सभी को कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, हिंदी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में अच्छे से प्रीवियस ईयर के
जो सभी क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपके फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय का विस्तार से दीजिए। ओके, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस युग का नेतृत्व किया और उनके साथ कई प्रमुख कवि और लेखक जुड़े हुए थे। यहाँ मैं ये जो भारतेंदु के कवि हैं और उनकी रचनाओं का विस्तृत वर्णन है। पहला भारतेंदु कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आधुनिक साहित्य का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आधुनिक साहित्य में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो रखा है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जिन्होंने कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया। प्रमुख रचनाएं जो थी वो पहली कविताएं जो है प्रेम फुलवारी, भारत दुर्दशा और नील देवी। नाटक भारत दुर्दशा, चंद्रावली। निबंध विवेक चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। पत्रिका कवि वचन सुधा। बालकृष्ण भट्ट जो है वो दूसरे हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक प्रमुख कवि और निबंधकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 3 जून 1844 को प्रयागराज में हुआ था। प्रमुख रचनाओं में है कविताएं सुमनांजलि, निबंध हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य विमर्श। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र एक अन्य प्रमुख कवि और नाटककार थे। वे हास्य और व्यंग्य के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था और वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। प्रमुख रचनाओं में कविताएं हैं कलह कुटीर, नाटक है भारत जीवन। राधाचरण गोस्वामी एक प्रमुख निबंधकार और कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 1859 में मथुरा में हुआ था। प्रमुख रचनाओं में निबंध है साहित्य सुधा और कविताओं में है प्रेम पंचमी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन एक प्रमुख कवि और लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनका जन्म 1843 में काशी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में कविताएं हैं प्रेमघन काव्य और नाटक है कृष्ण चरित्र। हरिश्चंद्र तिवारी एक प्रमुख कवि और नाटककार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को विभिन्न विधाओं में योगदान दिया। प्रमुख रचनाएं हैं हरिश्चंद्र विलाप, नाटक है रामचंद्रिका। ओके, चलिए अब बात करते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद की। शिव प्रसाद सितारे हिंद एक प्रमुख इतिहासकार और लेखक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास संग्रह और निबंध साहित्य विमर्श। ओके, ये सभी जो है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे और लेखक थे जिनको जो है हिंदी साहित्य में को एक नई दिशा दी है जिन्होंने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे अभी हमने भारतेंदु युग के कवि और उनकी विशिष्टताओं के बारे में लिखा, ऐसे ही हमें द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और उनके विशिष्टताओं का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग के शीर्षस्थ साहित्यकार और निबंधकार माना जाता है। उनका जन्म 1864 में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध, आलोचना और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशिष्टताएं क्या है इनकी?
भाषा की शुद्धता। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप में यूज किया है, प्रस्तुत किया है। विषय विविधता। उनके निबंधों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों का एक व्यापक वर्णन मिलता है। तर्क संगतता। उनके लेखन में तर्क और विश्लेषण की गहराई होती है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी के जो है हिंदी के प्रमुख निबंधकार और आलोचक थे। उनका जन्म 1884 में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशिष्टताएं है, पहला है आलोचनात्मक दृष्टि। शुक्ल जी के निबंध में आलोचनात्मक और तार्किकता का समावेश होता था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। भाषा की सरलता। शुक्ल जी ने सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग किया है। फिर जो थर्ड निबंधकार है वो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त एक प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे। उनका जन्म 1861 में हुआ और वो अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। विशिष्टताएं, व्यंग्य और हास्य। गुप्त जी के निबंधों में व्यंग और हास्य का समावेश होता है, जिससे वे सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार करते हैं। प्रभावी लेखन। उनके लेखन में प्रभावशाली और सरलता होती है। सामाजिक चेतना। गुप्त जी के निबंध सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी एक प्रमुख कवि और निबंधकार थे। उनका जन्म 1865 में हुआ था और वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। विशिष्टताओं की बात करें तो काव्यात्मक भाषा को यूज करते थे। हरिओद जी के निबंधों में काव्यात्मक और भावुकता का समावेश होता था। सामाजिक विषय। उनके निबंधों में सामाजिक और नैतिक विषयों का वर्णन मिलता है। साहित्यिक दृष्टि। हरिओद जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टि प्रस्तुत की है। फिफ्थ जो निबंधकार है, पांचवी जो निबंधकार है वो है मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्त जो थे वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे। उनका जन्म 1866 में हुआ था और वो अपने समय के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवियों में कवि माने जाते थे। विशिष्टताएं जो थी वो सबसे पहले विशिष्टता उनकी क्या थी? देशभक्ति। गुप्त जी के निबंधों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती थी। संवेदनशील। उनके लेखन में मानवीय संवेदनशील गहराइयाँ होती थी। विवेचनात्मक शैली। गुप्त जी ने विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक शैली का उपयोग किया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त सक्रिय अन्य प्रमुख कहानीकारों के रचनात्मक अवदान पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद जो युग था उसमें प्रेमचंद के अलावा जो कहानीकार थे उनके रचनात्मक अवदान पर प्रकाश डालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कई अन्य प्रमुख कहानीकार भी सक्रिय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ कुछ प्रमुख कहानीकारों उनके रचनात्मक योगदान का उल्लेख किया जाता है। पहले है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण नाम है। ये कवि, नाटककार और उपन्यासकार के साथ साथ एक प्रमुख कहानीकार भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रमुख रचनाओं में उनका कहानी संग्रह है आधिकारिक और आकाशदीप। विशेषता, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जीवन की गहनता और मानवीय संवेदनाओं को उत्कृष्ट चित्रण करती थी। उनकी भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होती है। सेकंड जो कहानीकार है, दूसरे कहानीकार जो है वो है सुदर्शन जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनकी कहानियाँ समाज को विभिन्न पहलुओं का सजीव चित्रण करती है। प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह हार की जीत, इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर,
विशेषता, सुदर्शन की कहानियों में मानवीय चरित्रों की गहराई और समाज की वास्तविकता का चित्रण होता है। उनकी कहानियाँ व्यंग्यात्मक और भावनात्मक दोनों रूप को प्रभावी होती है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर कहानियाँ लिखी। प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह में पत्नी और दूसरा है त्यागपत्र। विशेषता, जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ मनोवैज्ञान दृष्टिकोण को और मानवीय संबंधों की जटिलताओं का विशद वर्णन करती है। उनकी भाषा गहन और चिंतनशील होती है। नेक्स्ट जो कहानीकार है, चौथे कहानीकार जो है हमारे, वो है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कहानियाँ लिखी है। प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह में है राजा भोज, झांसी की रानी। विशेषता, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों को सजीव चित्रण करती है। उनकी कहानियाँ साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व की होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार थे। उनकी कहानियाँ सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट चित्रण करती है। प्रमुख कहानी संग्रह उसने कहा था। विशेषता, गुलेरी की कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं पर और समाज को वास्तविकता को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी उनकी भाषा सरल और सहज होती है। प्रेमचंद्र के इन प्रमुख कहानीकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध और बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लस ये जो क्वेश्चन है ये 10 के 10 यहाँ पे सोल्ड है। आप वीडियो को पॉज करके सबको पढ़ सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बट आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य आंदोलनों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। हिंदी कहानी आंदोलन पर विस्तृत प्रकाश। हिंदी कहानी आंदोलन जो था वो क्या था, उसमें क्या हुआ, ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। हिंदी कहानी आंदोलन का भारतीय साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में उभरा और इसके माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा और ऊंचाई प्राप्त हुई। हिंदी कहानी आंदोलन का उदय विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हुआ। यहाँ इस आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है। पहला है प्रारंभिक काल और पृष्ठभूमि। प्रारंभ, हिंदी कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की समस्याओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना था। पृष्ठभूमि, इस आंदोलन के उदय के पीछे एक प्रमुख कारण सामाजिक असमानता, आर्थिक समस्याएं, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज में परिवर्तन की आवश्यकता थी। प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक यथार्थवाद। हिंदी कहानी आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता सामाजिक यथार्थवाद है। कहानीकारों ने समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया और समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। मानवीय संवेदनाएं, इस आंदोलन की कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का गहन चित्रण होता है। पात्रों की भावनाओं, संघर्षों और अनुभवों के जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भाषा और शैली, हिंदी कहानी आंदोलन की भाषा सरल, स्पष्ट और सहज होती है। लेखकों ने आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया है।
प्रमुख कहानीकार और उनका योगदान मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुधाकर आदित्य और गुरुदत्त जो थे वो प्रमुख कहानीकार थे और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। विकास और विस्तार, स्वतंत्रता संग्राम और कहानी आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम और कहानी आंदोलन एक ऐसा समय था जो एक साथ चल रहे थे और इससे जो है समाज में हो रहे परिवर्तनों में को कहानियों में स्थान दिया गया था। प्रभाव और परिवर्तन, हिंदी कहानी आंदोलन ने साहित्य में यथार्थवाद और सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। इससे समाज में जागरूकता और सुधार की भावना उत्पन्न हुई। समकालीन प्रक्षेपण, प्रासंगिक हिंदी कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वर्तमान लेखकों और कहानीकारों का पर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव है। नए आयाम, आधुनिक कहानीकार नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को अपनी कहानी में प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिससे हिंदी कहानी आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड द बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम। आपको अपने एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। हैव अ नाइस टाइम।